नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी जिंदगी में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और मैं खुश इसलिए थी क्योंकि हर लड़की अपनी शादी से ही खुश होती है। मेरे लिए भी शादी की खुशी बहुत बड़ी खुशी थी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। सारे ही लोग मेरी शॉपिंग कर रहे थे। घर के सारे लोग मेरी शादी से बहुत खुश थे और खूब जमकर मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम अपनी ससुराल में बहुत खुश रहोगी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ससुराल में खुश रहना तो बहुत दूर की बात, ससुराल में कुछ दिन गुजार में वही मेरे लिए बहुत होगा। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे मेरा पति शादी की पहली रात की मुझे घर से बाहर निकाल देता और मुझे डिवोर्स देता। मेरी सारी खुशियां चकनाचूर हो चुकी थी। हमारे घर में मेरे पापा के दोस्त का बेटा रहता था। उसका नाम प्रशांत था। प्रशांत देखने में बहुत स्मार्ट था। हमेशा मैंने उसे भाई की नजर से देखा था, हालांकि वह मेरा भाई नहीं था। वो ज्यादातर मुझसे या किसी से भी बात नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से ही काम रखता था। घर के सारे ही लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि वह बहुत मेहनती था और मेरे घर वालों की इज्जत किया करता था। बड़ों का आदर सम्मान किया करता था और लड़कियों से नजर झुकाकर बात किया करता था। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा जिससे मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग शक्ल से जैसे होते हैं, अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी? यह सब कुछ मैं आपको अपनी इस कहानी में जरूर बताऊंगी, ताकि आपको भी पता चले कि मैं किसी हादसे से गुजर चुकी हूँ। मेरी हल्दी की रात प्रशांत ने मेरी इज्जत खराब कर दी थी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने मुझे बेहाल कर दिया, उसने मेरी कमर पर सिगरेट से कुछ लिख दिया था। उसे मैं देख नहीं सकी थी, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। शादी की पहली रात जब मेरे पति ने देखा और उन्होंने मेरे साथ अपनी मोहब्बत जाहिर की, तो पति ने मेरी कमर पर वह शब्द लिखे हुए देखते थे जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए थे और वह रोने लगा था। पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था क्योंकि मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरा रिश्ता मेरे पापा ने ही अपनी मर्जी से लगवाया था। जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी उसे मेरे पापा ने खुद पसंद किया था। वो सच में बहुत अच्छा था और सब लोगों को ऐसा लगता था कि मैं उसके घर में बहुत खुश रहूंगी। वह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं भी अपनी शादी से कुछ थी। घर की सारी लेडीज मार्केट शॉपिंग करने गई हुई थी। रोजाना ही कुछ ना कुछ खरीदारी हो रही थी। पापा और भैया तो काम पर होते थे। मेरी बड़ी दीदी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर पर रहने के लिए आ गई थी। क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, इस वजह से वह बाजार का काम नहीं कर सकती थी। उनके दोनों बच्चों को मैं अपने पास रोक लिया करती थी और मम्मी, भाभी और दीदी यह तीनों ही मिलकर बाजार चली जाती थी। मैं घर के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लेती थी क्योंकि मैं ज्यादातर घर में अकेली ही रहती थी। कभी कभी प्रशांत घर में होता था। वो लोग तो घर से बाहर सारा दिन मेरे लिए शॉपिंग करती रहती थी और शाम के टाइम तक भी वापस आती थी। मैं उन लोगों के लिए खाना बनाकर रख लिया करती थी और अपनी दीदी के बच्चों का भी ख्याल रखती थी। मैं घर के काम करके बहुत ज्यादा थक जाती थी, इसीलिए मम्मी ने मेरी मदद के लिए एक नौकरानी काफी बंदोबस्त कर लिया था। वह मेरे साथ घर के थोड़े बहुत काम करवा लिया करती थी और शाम के टाइम वो अपने घर चली जाती थी और फिर बाकी का जो काम होता था वह मैं खुद देख लिया करती थी। क्योंकि उस बेचारी के भी बच्चे थे और उसे अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाना होता था। हमारे घर खाना होता तो वह ले जाया करती थी और नहीं होता तो मैं उसे पैसे दे दिया करती थी। इससे उसकी भी मदद हो जाती थी। शाम के 5 बज रहे थे। नौकरानी अपने घर को जा चुकी थी। मुझे बहुत ज्यादा सुस्ती चल रही थी, इसीलिए मैं किचन में खड़ी हुई चाय बना रही थी। आज प्रशांत भी ऑफिस से जल्दी आ गया था।
प्रशांत भी किचन में आ गया था और मुझसे चाय बनाने का कहने लगा। मैंने उसके लिए भी एक कप चाय बढ़ा ली थी। वह मेरी ही उम्र का था, इसीलिए मैं उसका नाम लिया करती थी। प्रशांत चाय का कहकर किचन से वापस नहीं गया था, बल्कि किचन में खड़े होकर मुझे उलझन भरी नजरों से देख रहा था। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब से ही एक्सप्रेशन थे जिनकी मुझे समझ नहीं आई थी। पता नहीं क्यों वह आज मुझे इतनी घूर घूर कर देख रहा था, बल्कि आज वह मुझे सर से लेकर पैर तक देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से कुछ दिक्कत भी हो रही थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैं उसकी इन हरकतों को समझने की कोशिश तो कर रही थी, पर कुछ समझ नहीं पाई थी। एक पल को तो मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से अपना ओढ़ा हुआ दुपट्टा ठीक किया था। पता नहीं क्यों उसकी नजरों में एक अजीब सी बात थी। ऐसा आज पहली बार था, और ऐसा आज वह पहली बार ही कर रहा था। इससे पहले तो कभी उसने मुझे नजर भर के देखा तक नहीं था, यहाँ तक कि वह मुझसे बात भी नहीं करता था। जबकि हम लोग तो एक ही घर में रहते थे और वह भी हमारे घर में सालों से रह रहा था। वो बड़ी गहरी नजरों से मुझे सर से लेकर पैर तक देखे जा रहा था। मैंने उसे वहाँ से हटाने के लिए कहा कि तुम कमरे में जाकर बेडरूम में तुम्हारी चाय वहीं पर लेकर आती हूँ। वो अपने कमरे में चला गया था, मगर मैं यह कर रहा था। इससे पहले तो कभी उसने मुझे नजर भर के देखा तक नहीं था, यहाँ तक कि वह मुझसे बात भी नहीं करता था। जबकि हम लोग तो एक ही घर में रहते थे और वह भी हमारे घर में सालों से रह रहा था। वो बड़ी गहरी नजरों से मुझे सर से लेकर पैर तक देखे जा रहा था। मैंने उसे वहाँ से हटाने के लिए कहा कि तुम कमरे में जाकर बेडरूम में तुम्हारी चाय वहीं पर लेकर आती हूँ। वो अपने कमरे में चला गया था, मगर मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आज न जाने प्रशांत को क्या हो गया है। चाय बनाने के बाद मैं प्रशांत के कमरे में चाय लेकर चली गई तो वह सामने ही बेड पर लेटा हुआ था, और उस टाइम उसने खाली जीन्स पहनी हुई थी, बल्कि ऊपर से तो उसने शर्ट भी नहीं पहना हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मैंने अपनी नजरें झुका ली थी और मैं कुछ शर्मिंदा सी हो रही थी। मैं चाय की ट्रे रखकर वापस जाना चाहती थी, मगर अचानक ही प्रशांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। मैं उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाई थी। उसकी आज की हर बात मुझे अजीब लग रही थी। ऊपर से उसको मुझे देखने का स्टाइल मुझे डर में चेंज कर रहा था। पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि प्रशांत की हालत बहुत अजीब सी हो गई थी। वह हर टाइम गुमसुम सा रहता था और पता नहीं कहां पर खोया खोया रहता था। घर में वह कभी कभी पापा के साथ बातचीत कर भी लिया करता था, लेकिन अब तो वह उनसे भी कोई बात नहीं करता था। ऑफिस से आते ही फौरन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करता था, और जब खाने का टाइम होता तो खाना खा लिया करता था, या फिर कभी कभी तो हमें ही उसे बार बार उसके कमरे से खाना खाने के लिए बुलाना पड़ता था। पता नहीं उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई थी, और पता नहीं इधर उधर देख देख कर क्या तलाश करता रहता था। उसे जब भी कोई बुलाने के लिए जाता तो वह चौंक जाया करता था। मम्मी भी उसकी इन हरकतों को काफी दिनों से नोटिस कर रही थी, और वो इस बारे में पापा से कहती थी कि प्रशांत को न जाने क्या हो गया है, वह तो आजकल बिल्कुल ही बदल कर रह गया है। घर में होते हुए भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता, और आजकल नहीं हम लोगों के साथ बैठकर कोई बातचीत करता है, ना पहले की तरह हंसता है और ना ही बोलता है, ना किसी से कोई बात करता है। मम्मी पापा को इस तरह परेशान देखकर मैं उन्हें तसल्ली दे दिया करती थी कि वो तो हमेशा से ही ऐसा है, और यह बात एक हद तक सच भी थी। इससे पहले प्रशांत मुझे कुछ कहता, तभी मैं दरवाजे की बहन की आवाज सुनकर उसके कमरे से बाहर आ गई थी। आज मम्मी भाभी और मेरी दीदी यह सब लोग मार्केट से टाइम से पहले ही आ गई थी। वह कहने लगी कि आज तुम्हारी ससुराल वालों को हमारे घर आना है, इसीलिए हम लोग घर जल्दी आ गए हैं। उन लोगों के साथ बैठकर कुछ शादी के बारे में ही कुछ देर बातचीत करनी है। उन लोगों के साथ कुछ देर बैठकर मैं अपने कमरे में आ गई थी, और फिर लगातार मैं प्रशांत के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी
मेरे दिमाग में उसकी हरकतें बार बार घूम रही थी, मगर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी उलझन थी कि बढ़ती ही जा रही थी, और अब तो मेरी शादी के दिन भी करीब आ गए थे। मेरी शादी को अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया था। धीरे धीरे यह 1 महीना भी गुजर गया था। फाइनली मेरी हल्दी का दिन आ गया था। इस दिन मैं अपने कमरे में थी और अच्छे तरीके से तैयार हो रही थी। आज का दिन और आने वाले जितने भी दिन थे मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाले थे। मैं अपने उन आने वाले दिनों के बारे में सोच सोच कर खूब खुश हो रही थी। मैं शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मुझे अपना घर बहुत याद आने वाला था, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के घर में जितना भी टाइम गुजारा था बहुत अच्छा गुजारा था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी, कभी मेरी आंख में आंसू तक नहीं आने दिया था। मैं अभी इस घर को छोड़कर जाने वाली थी। अभी मैं अपनी इसी परेशानी में गुम थी, और अभी मैं अपनी इसी परेशानी में गुम थी, और साथ ही साथ यह भी सोच रही थी कि न जाने ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों का बिहेवियर मेरे साथ कैसा होने वाला है। क्योंकि शादी से पहले तो सब अच्छे होते हैं और शादी के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है। मेरा होने वाला पति न जाने मेरे साथ किस तरह से पेश आएगा। तभी मेरी माँ ने कहा कि वह लोग थोड़ी देर में हल्दी की रस्म करने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों को तैयार होकर हॉल में जाना था, क्योंकि हल्दी का फंक्शन हॉल में था। मेरे और मेरे होने वाले पति हम दोनों के ही हल्दी लगने वाली थी। मुझे आज सुबह से ही बुखार आ रहा था और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे थे और ज्यादा पानी में हाथ धोने की वजह से मुझे ठंड लग गई थी। इसीलिए मुझे बुखार हो गया था और जुकाम भी हो रहा था। हम सब लोग एक साथ हॉल में चले गए थे। वहाँ पर मैं और मेरे होने वाले पति हम दोनों के ही हल्दी लगाई गई थी। सब लोग बहुत खुश थे और हम सब में मिलकर काफी सारी फोटोज क्लिक की थी। मेरे होने वाले पति का नाम अनुराग था। अनुराग देखने में बहुत हैंडसम था और पढ़ा लिखा लड़का था। अनुराग मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैं भी उसे देख देख कर शर्मा रही थी, क्योंकि मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आज के दिन में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी सारे मेहमान हॉल में ही मौजूद थे। हम लोगों ने हॉल इसीलिए किया था क्योंकि ज्यादातर हमारे मेहमान दूसरे शहरों के थे और हमारा घर छोटा था, इसलिए सारे मेहमान हमारे घर में नहीं आ सकते थे। माँ ने जब मेरी तबीयत अच्छी तो मुझे बहुत तेज बुखार था, माँ ने मुझे प्रशांत के साथ गाड़ी में घर भिजवा दिया, क्योंकि हॉल में तो मुझे आराम नहीं मिल सकता था। माँ ने कहा कि तुम घर जाकर आराम से सो जाना, क्योंकि तुम्हारी शादी है और इस स्पेशल मौके पर तुम्हारी तबीयत खराब होना ठीक नहीं है। माँ ने प्रशांत को कहा था कि तुम रिंकी को छोड़कर वापस आ जाना। प्रशांत मुझे गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने के लिए आ गया था। मैं देख रही थी कि उसकी नजरें बार बार मुझ पर थी। वो शीशे से पीछे की तरफ मुझे देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि घर आ गया। प्रशांत भी मेरे साथ घर के अंदर आ गया था। मुझे लगा कि शायद उसका कोई सामान रह गया होगा, लेकिन उसने तो घर के अंदर घुसते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मैं तो सीधा अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं बुखार से चल रही थी। मुझे अभी दवाई भी खानी थी। प्रशांत और मैं इस घर में अकेले थे। घर में हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और मैं इस टाइम अपने कमरे में खड़ी हुई अपनी दवाई ढूंढ रही थी, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मुझे दवाई मिल गई। दवाई मैंने अपने ही तकिया के नीचे रख ली थी और मैं खुद ही भूल गई थी। दवाई खाने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं बैठकर सोच रही थी कि लड़कियों की भी क्या जिंदगी होती है। यही वो आंगन था जहाँ पर मैं खेल कूद कर बड़ी हुई थी और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी। ये सोचकर ही मैं सैड हो गई थी। तभी अचानक मुझे कमरे में किसी की आहट महसूस हुई थी। जब मैंने दरवाजे की तरफ नजर घुमा कर देखा तो वहाँ पर प्रशांत खड़ा हुआ था।
मगर आज ये वो प्रशांत नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में जुनून था और अजीब सा रंग सवार था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती या संभलती, उसने तभी अचानक दौड़कर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था और फिर उसके बाद उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैं उसे बार बार कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी पापा से कर दूंगी। पर उसे तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में मेरी आवाज जा ही नहीं रही है। मैं खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वो मर्द था। मर्द तो वैसे भी काफी मजबूत होते हैं और औरत हर बार उनके सामने कमजोर पड़ जाती है। ये सब कुछ मेरे लिए यकीन करने लायक नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। ये हादसा मेरे लिए मर जाने काबिल था। मेरे होश हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। फिर इसी तरह से चीखते चिल्लाते हुए अचानक मैं बेहोश हो गई और फिर जब मैं होश में आई तो प्रशांत मेरी कमर पर न जाने क्या लिख रहा था। मैं कुछ भी जान नहीं पाई थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। वह सिगरेट से मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था। मेरी कमर तकलीफ से चूर हो रही थी, क्योंकि जलता हुआ सिगरेट मेरे बदन पर जलता हुआ महसूस हो रहा था और मेरी कमर की खाल जल रही थी। शायद खून भी बह रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा शरीर कोई भी हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर के अंदर से जान निकाल ली है। मैं बिल्कुल बेजान थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि प्रशांत मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं बुरी तरह से सिसक रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, मगर जल्द ही मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद पर काबू खा लिया था कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया कि मुझ पर क्या मुसीबत गुजर चुकी है, तो न जाने क्या होगा और मेरी बदनामी अलग हो जाएगी। अब तो मेरी शादी होने में भी ज्यादा समय नहीं है और मेरे पेरेंट्स अलग परेशान हो जाएंगे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और बिस्तर पर जब मैं लेटी तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी बाहर सब लोगों के बोलने आवाजें आ रही थी। प्रशांत तो मेरे कमरे से जा चुका था। शायद सब लोग घर पर वापस आ गए थे। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने आप को नॉर्मल किया। थोड़ी देर के बाद मम्मी और दीदी मेरे कमरे में आ गई थी। जब मम्मी ने मेरा चेहरा देखा तो हैरान रह गई और बिना कहे ही समझ गई कि मुझे कोई परेशानी है। उन्हें यह भी लगा था कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी हालत इस वजह से ऐसी हो रही थी। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है? तुम क्यों इतनी उदास लग रही हो? अगर ऐसा ही है तो कल हम तुम्हें किसी और डॉक्टर को दिखा देते हैं, जिसकी दवाई से तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू पोंछे थे और मम्मी से कहा कि कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने दवाई खा ली है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बस आपको ऐसे ही लग रहा है। तभी मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, अगर तुम आने वाले समय की वजह से परेशान हो तो फिक्र मत करो, हर लड़की के लिए यह वक्त जरूर आता है। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने दिमाग पर किसी तरह की टेंशन सवार मत करो। वो मुझे और भी कई तरह की तसल्ली देकर गई थी, लेकिन मेरा दिमाग तो कहीं और ही उलझा हुआ था। मैं अपनी शादी को लेकर जितना एक्साइट और खुश थी, मेरी सारी खुशियाँ और एक्साइटमेंट तो पूरी तरह से खत्म ही हो गई थी। मैं दिल ही दिल में अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मी आपको नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरी जिंदगी कितनी बड़ी मुश्किल का शिकार हो गई है। अगर आपको अपनी बेटी की तकलीफ के बारे में पता चले तो शायद आपका दिल धड़कना भूल जाए कि आपकी बेटी के साथ आपके ही घर में कितना बड़ा जुल्म हो चुका है।
तभी मम्मी मुझे सोने का कहकर वहाँ से उठकर चली गई और साथ ही साथ दीदी भी चली गई। मैं जानती थी कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और अकेले में बैठकर रोएंगी, क्योंकि वो किसी के सामने रोती नहीं थी और ना ही किसी के सामने कमजोर पड़ती थी, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वह भी कमजोर पड़ गई तो उनकी बेटी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। इसीलिए मम्मी पापा मुझे ज्यादा प्यार किया करते थे। अगले दिन मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से विदा होकर अपनी ससुराल चले जाना था। कल तक मेरी फीलिंग्स बिल्कुल अलग हो चुकी थी। मैं आने वाले वक्त के ख्यालों में खोई हुई थी, मगर अब मुझे बार बार डर महसूस हो रहा था। मुझे डर लग रहा कि ना जाने अब क्या होगा। अगर यह सब कुछ मेरे पति को पता चल गया तो पक्का वह मुझे शादी की पहली रात ही डाइवोर्स देकर घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था जैसे मैं कुंवारी हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि मेरी इज्जत तो किसी के हाथों खराब हो चुकी है। मैं डरते डरते दिल में कई तरह के ख्याल पैदा कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया था। सब लोग बहुत खुश थे और सबके खुश चेहरे देखकर मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। जब मेरी फैमिली के लोगों ने देखा कि मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं तो उन्हें इसका मतलब यह लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं इस घर को जो छोड़कर जा रही हूँ। पर कोई भी मेरे दिल के हल को नहीं जानता था। मैं जब भी प्रशांत को देखती तो मुझे उससे नफरत हो रही थी। मन कर रहा था कि मैं उसको जान से मार दूं। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। आखिर उसे ऐसा करके क्या मिला? मेरी शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, पर मैं एक भी रस्म से खुश नहीं थी। मैं तो बिल्कुल बेजान हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई रोबोट हूँ और सब लोग मुझे अपने तरीके से चला रहे हैं। जो जैसा कहता मैं वैसा कर लिया करती रही और इसी तरह से मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। जब मैंने ससुराल आने के बाद अपने पति के हंसते मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा तो मैंने कई बार अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए थे और उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। अगर उसे पता चल जाता कि क्या बीत चुकी है तो शायद उसकी पत्नी के साथ क्या बीत वह इस तरह से हंस नहीं रहा होता, बल्कि धूतकार कर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुका होता। और फिर मुझे मेरी जेठानी ने मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं धड़कते हुए दिल के साथ आने वाले पल का इंतजार कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। तभी वो कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा और कभी इधर उधर की छोटी छोटी बातें करने लगा। मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगा। वो अपने बारे में भी मुझे बता रहा था, लेकिन मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में तो सिर्फ डर ही बैठा हुआ था। और फिर धीरे धीरे रात गुजरती चली जा रही थी। फिर जब उसने मुझसे अपना हक लेने के लिए मेरी कमर से मेरे कपड़े हटाए तो वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे पति ने मेरी कमर के वो निशान देख लिए थे जो प्रशांत ने सिगरेट से मेरी कमर पर लिख दिए थे। लेकिन फिर उसके बाद मैं छोटी सी थी जब मेरे पापा प्रशांत का हाथ पकड़कर हमारे घर में आए थे और मम्मी से कहने लगे कि आज के बाद यह मेरा बेटा है और इसको इस घर में वही वैल्यू दी जाएगी जो मेरे बेटे को दी जाती है। मम्मी भी उनकी इस बात से खुश हो गई थी, क्योंकि हम 2 बहनें थे और मेरे एक ही भैया थे। मम्मी को लगा कि इस तरह से उनके 2 बेटे हो जाएंगे। मुझसे भी पापा ने कहा कि आज से यह तुम्हारे भाइयों की तरह है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उम्र में मेरे ही साथ का था और फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई। उस समय प्रशांत और मेरी उम्र 12 साल थी और हम दोनों एक साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। वो मुझ पर मेरे बड़े भैया की तरह रौब जमाता था। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि वह मेरे पिता के दोस्त का बेटा है। मैं उसे हमेशा अपनी फैमिली का मेंबर मानती थी। दरअसल प्रशांत के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। उसके बाद प्रशांत अकेला रह गया था। पहले काफी दिनों तक तो वह अपने दादा के पास रहा था। उसके दादा भी काफी बूढ़े हो चुके थे
और वह बीमार रहने लगे थे। वह उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। प्रशांत के पापा और मेरे पापा आपस में बहुत पक्के दोस्त थे, इसीलिए मेरे पापा हर हफ्ते प्रशांत के पास जाते थे तो उसके दादा कहते थे कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे हमेशा अपने पोते की फिक्र लगी रहती है। मेरे बेटे और बहू तो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर मैं भी इस दुनिया से चला गया तो इस बेचारे का क्या होगा। जब प्रशांत के दादाजी ने रोते हुए भी यह बात मेरे पापा से कही तो पापा के दिल में प्रशांत के लिए रहम जाग उठा था। वैसे भी मेरे पापा को प्रशांत बचपन से ही बहुत पसंद था और जब उसके पेरेंट्स इस दुनिया से गए थे तब वह उसे हमारे घर ही लाना चाहते थे, मगर उन्होंने उसके दादाजी की वजह से उसे उसके घर पर ही रहने दिया था। और अब जब उसके दादाजी ने ही मेरे पापा को रो रो कर यह बात कही तो मेरे पापा ने प्रशांत के दादाजी से कहा था कि आपको अपने पोते की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं अपना बेटा बनाकर रखूंगा। यह मेरे दोस्त का बेटा जरूर है, मगर मैं इसे हमेशा इसके पिता जैसा प्यार दूंगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, इस कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। कभी कभी प्रशांत अपने दादाजी से मिलने के लिए चला जाता था, लेकिन फिर एक दिन उसके दादा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और प्रशांत पूरी तरह से अकेला हो गया था। प्रशांत को पापा हमारे घर ले आए थे। अपने दादा की मौत पर बहुत ज्यादा खामोश रहने लगा था, क्योंकि उसके सारे ही अपने इस दुनिया से जा चुके थे। वो हमेशा उदास रहता था और खोया खोया सा रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने माता पिता और दादा को खो दिया है, तो जैसे उसे जिंदगी से कोई दिलचस्पी खत्म होकर रह गई है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी पर्सनालिटी बदलती चली जा रही थी। पापा उसे सबके साथ घुलने मिलने के लिए कहते तो वो अपना दिल बहलाने की कोशिश कर लिया करता था। उसे हमारे घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। पापा ने उसको बिल्कुल अपना बेटा बनाकर रखा था, मगर प्रशांत को तो कोई भी चीज खुश नहीं करती थी। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था और अच्छी जॉब पर लग गया था। इतनी कामयाबी पर भी उसका दिल खुश नहीं रहता था। जब प्रशांत अपनी महीने की सैलरी मेरी मम्मी को लाकर देता था तो मम्मी ने उसे इनकार कर दिया था। मम्मी ने कहा था कि तुम इसे खुद पर खर्च करो, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तब पहली बार मैंने प्रशांत को इमोशनल होते हुए देखा था। उसने मेरी माँ से गले लगाकर कहा था कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप लोगों ने मुझे हमेशा माता पिता जैसा प्यार दिया है, मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मम्मी भी इमोशनल हो गई थी और उन्होंने उनको अपने गले से लगा लिया। प्रशांत अब अपनी सैलरी मेरी मम्मी को ला कर दिया करता था और मम्मी भी प्रशांत की सैलरी को संभाल कर रख दिया करती थी। वो इन पैसों को प्रशांत की शादी के लिए संभाल कर रख रही थी। वह कहती थी कि इन पैसों से प्रशांत की शादी होगी। वैसे तो ऊपर वाला का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम लोग नहीं रहे तो फिर उस बेचारे को संभालने वाला कौन होगा? बुरे वक्त में शायद उसका जुड़ा हुआ पैसा ही उसके काम आ जाएगा। उन्हीं दिनों प्रशांत बहुत खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहने लगी थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि इतना सीरियस रहने वाला इंसान भी इतना ज्यादा खुश रहने लगेगा। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। और फिर कुछ टाइम गुजरा तो दोबारा से प्रशांत का बिहेवियर पहले जैसा हो गया था, वही सीरियस और अकेलापन जैसा। अब तो वह पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गया था। वो इतना ज्यादा खामोश रहने लगा था कि उसकी सीरियसनेस से मुझे डर महसूस होने लगा था। उन्हीं दिनों मेरा भी रिश्ता लग गया था, लेकिन जब प्रशांत को यह पता चला कि मेरी शादी इस लड़के के साथ हो रही है तो यह लड़का प्रशांत को पसंद नहीं आया था और उसने मेरे पेरेंट्स से कह दिया था कि रिंकी की शादी यहाँ पर मत करो। उसकी बात सुनकर मम्मी पापा तो हैरान रह गए थे, लेकिन ऐसा क्यों, इस बात का प्रशांत के पास कोई जवाब नहीं था। प्रशांत ने कहा था कि मैंने सुना है कि यह लड़का बहुत कम पैसे कमाता है। इस बात पर पापा ने गहरा सांस लिया और कहा कि बेटा मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी अच्छी जगह पर नौकरी लगी हुई है।
ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लड़के का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हमारी रिंकी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। मैंने भी जब अपने होने वाले एडवाइस नहीं दी थी, वो बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया था। और अब जब शादी से एक दिन पहले उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया, तो मेरे लिए यह सब किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। जब मेरे पति ने उस रात मेरी कमर देखी, तो वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा था। मैं उसको रोता हुआ देखकर घबरा गई थी, और जब पलटकर मैंने उसे देखा तो वह बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, मगर वह कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। ना जान उसे किस बात का गम था जो उसे रुला रहा था। मेरी कमर पर ऐसा क्या लिखा हुआ था कि जिस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तभी उसने मुझसे कहा कि तुम सो जाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं उसके इस बिहेवियर पर हैरान और परेशान रह गई थी, और रात भर यही सोचती रही कि मैं तो समझती थी कि मेरे पति को गुस्सा आएगा, मगर उसका रोना तो मेरी समझ से ही बाहर था। और मैं यही सब कुछ सोचते सोचते ना जाने कब गहरी नींद में चली गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शादी के अगले दिन जब मेरी सास ने मुझे मेरे पति के साथ मेरे मायके भेज दिया, तो वहां जाने के बाद प्रशांत का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे में चली गई। मेरा तो प्रशांत का सामना करने का दिल ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे उस वक्त उससे बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी, और ऊपर से मेरे पति का हैरान कर देने वाला बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा था। 2-3 घंटे वहां पर गुजारने के बाद मैं वापस अपने ससुराल अपने पति के साथ आ गई थी। लेकिन अब तो मेरी जिंदगी बदल कर रह गई थी। कुछ दिनों पहले तक तो मैं बहुत खुश थी, मगर अब तो जैसे मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। अपने पति के बारे में मैंने सुना था वह बहुत मॉडर्न है, मगर अब जब मैंने उन्हें देखा तो वह दिखते तो मॉडर्न थे, मगर बहुत ही संस्कारी भी थे। व्रत भी रखते थे। वो रोज रात को उठकर ऊपर वाला के आगे हाथ जोड़कर रो रो कर ऊपर वाला से प्रार्थना करता था, और पता नहीं कि गलती की माफी मांग रहा होता था कि उसके हाथ जुड़े हुए होते और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते थे। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान और परेशान होती थी। न जाने उसे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि उसका रोना ही कम नहीं होता था। जब भी वह मुझे देखता था तो प्यार से मेरे बालों को सहलाता था, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी ज्यादा इज्जत होती थी, जिसे देखकर मैं नजरें चुराने लगती और सोचने लग जाती कि अगर उसे सच पता चल गया तो न जाने वह मेरे साथ क्या करेगा। उस दिन मैं सो रही थी जब एक अजीब सी आवाज सुनकर मेरी आंख खुली गई। वो मेरे पति के रोने की आवाज थी। वह ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा था, ऊपर वाला से अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे। मैं यह सब देखकर उठकर बैठ गई थी। न जाने उन्हें ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से वह इतना बेचैन रहते थे। उन्होंने जब मुझे जागता हुआ देखा तो वह हैरान रह गए थे, और फिर वह मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? वो मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। अब मैं उनके इस रोने पर बहुत तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आखिर आप मुझे सब कुछ बताते क्यों नहीं? आखिर आपके साथ ऐसी कौन सी परेशानी है? और आप हमारी सुहागरात भी मुझे देखकर रोने लगे थे, और आप अभी भी रातों को उठ उठ कर रोते हो। आखिर इस सब की क्या वजह है? उनके चेहरे पर अजीब से रंग फैल गए थे। वह कहने लगे कि एक ऐसी बात है जिसे सुनकर शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको, मगर अब तो मैं इस बात को जानना ही चाहती थी। मैं कहने लगी कि अब तो मैं जान कर ही रहूंगी कि आखिर बात क्या है। तभी वो कहने लगे कि मैं प्रशांत को काफी टाइम से जानता हूँ। कुछ टाइम पहले तक वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि अगर प्रशांत उनका दोस्त था तो फिर प्रशांत ने मेरी शादी अनुराग से होने के लिए मेरे पेरेंट्स से मना क्यों कर रहा था। मेरे पति की अगली बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मेरे पति ने कहा कि हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे,
मेरे पापा का बिजनेस था, वो मुझे अपने साथ अपने ऑफिस में आने के लिए कहते थे, मगर मुझे जॉब करने का शौक था और मैं एक्सपीरियंस भी करना चाहता था। इसीलिए मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा था जहां पर प्रशांत था। उसी ऑफिस में एक लड़की थी जो बहुत गरीब थी, खूबसूरत थी और शरीफ फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं हमेशा से ही लड़कियों के साथ फ्लर्टी रहा था और जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरा उस पर दिल आ गया था। मैं नहीं जानता था कि प्रशांत उस लड़की को पसंद करता है और मैं भी उस लड़की के पीछे था। मैंने उस लड़की को प्रपोज किया मगर उस लड़की ने इनकार कर दिया, मगर मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया। जब एक दिन मैंने उस लड़की को बहुत तंग किया तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया और इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उस लड़की से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था और फिर एक दिन मुझे इस बात का मौका मिल गया। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, शायद बारिश होने वाली थी। एक एक करके ऑफिस के सारे वर्कर्स चले गए थे और ऑफिस में वह लड़की और मैं ही रह गए थे। उस टाइम वह अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे किसी के आने जाने का पता ही नहीं चला। वो वैसे भी सबसे लास्ट में ही घर जाती थी। जब मैंने देखा कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, बाहर सिर्फ गार्ड था, तो मैंने पैसे देकर गार्ड को खरीद लिया और उससे कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तो किसी को अंदर मत भेजना। और फिर मैंने उस लड़की का इस्तेमाल किया और उसकी इज्जत खराब कर दी। उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया। बाद में मुझे पता कि चला कि प्रशांत उससे बहुत प्यार करता था और वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। फिर अगले ही दिन उस लड़की ने सुसाइड कर ली और मरने से पहले उसने प्रशांत को यह सारी बात बता दी थी। उस दिन प्रशांत ने तुम्हारी कमर पर लिखा था कि दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं तुमसे भी तुम्हारी खुशियों को उसी तरह से छीन लूं जिस तरह तुमने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली थी। मगर क्या करूं, ये मेरे लिए मेरी बहनों की तरह है और इसके घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। इतने टाइम से मैं समझ रही थी कि प्रशांत ने मेरी इज्जत खराब कर दी है। इसका मतलब यह था कि मुझे गलतफहमी हुई थी और मैं बिल्कुल पवित्र थी, मगर मुझे अपने पति से बहुत शिकायत थी कि उन्होंने एक लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। जब मैंने उनसे अपनी शिकायत रखी तो वह फिर से रोने लगे थे। कहने लगे कि मैं ऊपर वाला से रो रो कर प्रार्थना मांगता हूँ। मुझसे ना समझी में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये मेरे लिए एक ऐसा पछतावा है जो शायद सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा और मैं अपनी उस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी थी। अब जो होना था वह तो हो चुका था, अब और क्या हो सकता था। मेरे दिल से यह गलतफहमी दूर हो गई थी कि प्रशांत ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि वह तो मुझे अपनी बहन मानता था, जबकि उसने मौका होने के बावजूद भी मुझे छोड़ दिया। और ये उसका एहसान था कि उसने मेरे पति से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बदला नहीं लिया था। मैं भी अपने मायके जाकर प्रशांत से अपने पति की तरफ से माफी मांग ली थी और उसे बता दिया था कि इस बात पर मेरे पति बहुत शर्मिंदा है। प्रशांत दूसरे शहर में जॉब कर रहा है और वहीं पर ही रह रहा है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। वो दूसरे शहर में शिफ्ट इसलिए हो गया क्योंकि उसे पता है जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरा पति भी वहां जाएगा और उसे मेरे पति को देखकर वो वक्त याद आ जाएगा जो उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह था। वह मेरे पति का सामना नहीं करना चाहता था और ना ही मेरा पति प्रशांत का सामना करने के काबिल रहा था। मेरी जिंदगी अपने पति के साथ अच्छी गुजर रही है, पर मेरे पति ने जो कुछ प्रशांत के और उस लड़की के साथ किया, आज भी मुझे उस पर बहुत अफसोस है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।